नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था जिसमें हम अपना जो मॉडल पेपर है वो डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमें देखना है उसी मॉडल पेपर के आगे जो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या वन वर्ड जो क्वेश्चन आते हैं, एक शब्द में जिन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है उनके बारे में। तो कैसे आते हैं वो प्रश्न? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और लगभग कितने प्रश्न आते हैं? आपको 5 प्रश्न क्या करेगा वो पूछेगा, यानी कि 5 प्रश्न 5 नंबर, 5 क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन पे पर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करें। चलो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आ रहा है क्लाइनीफोल्टर, यानी कि क्लाइनीफोल्टर नहीं, ये क्या है? क्लीनेफेल्टर। ये क्या है? क्लीनीफेल्टर और है टर्नर सिंड्रोम को गुणसूत्रों में, है ना, ये को नहीं है, में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, क्लीनेफेल्टर जो सिंड्रोम है, ठीक है, और टर्नर जो सिंड्रोम है, क्लीनीफेल्टर और टर्नर, क्लीनीफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? दोनों ही हैं गुणसूत्रों से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? गुणसूत्रीय विकार है ये। जब गुणसूत्रों में परिवर्तन आता है तब क्या होते हैं? इस प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, अब क्लीनीफेल्टर में क्या होता है? क्लीनीफेल्टर में हो जाता है गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। सामान्यतः जो ह्यूमन होता है बच्चों, ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम है 46 होते हैं एन, और अगर हम कहें 2n, यानी कि डाइप्लॉइड देखें तो क्या हो जाते हैं? 23, सॉरी, n इज इक्वल टू 46 और 2n इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो अगर हम बोले सामान्यतः जो मनुष्य में 23 जोड़ी या फिर हम कहें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इन गुणसूत्रों में कुछ संख्या घट गई या बढ़ गई तब क्या होता है? परेशानी हो जाती है और इन्हें बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। जैसे जब गुणसूत्र एक बढ़ा, है ना, जब 46 से गुणसूत्र हो गए 47 तब इसे कहें क्लीनीफेल्टर, और जब 46 से गुणसूत्र कितने हो गए? -1 और बचे 45, तब इसे कहें कि हम टर्नर सिंड्रोम। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र हो जाते हैं 47 और जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्र हो जाते हैं 45। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर जर्म कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं, किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा, है ना, विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? किस विभाजन द्वारा, है ना, किस विभाजन द्वारा? जो नर जर्म कोशिकाएं हैं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो इनमें होता है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है? जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शुक्राणुओं के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, या हम इसे कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। और जो मियोसिस होती है वो कैसी होती है? इसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। क्लियर? इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, है ना, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? परागकण मात्र कोशिकाएं, जो परागकण मात्र कोशिकाएं होती हैं या फिर हम जिन्हें कहते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल, है ना, तो इनमें होती है गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? इनमें होती है गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित, या हम कहें 2n होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है या फिर 2n होती है। किनमें? पराग मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। अब देखो, पराग मात्र कोशिकाओं में ऐसे नहीं गिन सकते कि 1 2 3, बस हम ये बता सकते हैं कि इनमें जो गुणसूत्र है उनकी संख्या क्या है? 2n है। गुणसूत्र काउंट नहीं कर सकते, तो डाइप्लॉइड होती है या फिर द्विगुणित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 का स्थिरीकरण करने के कारण, ये कसने नहीं है, ये क्या है? करने के कारण पौधों को क्या कहा जाता है? अच्छा, पौधे क्या करते हैं? CO2
प्लस H2O, देखो 6CO2 प्लस 6H2 एरो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6, इसे ही हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जो क्या होता है, पौधों का भोजन होता है। ठीक है, तो ये होती प्रोसेस कहाँ है, पत्तियों में होती है। तो पौधे क्या करते हैं, इस पौधे CO2 का स्थिरीकरण करते हैं और इस कारण पौधों को क्या कहा जाता है। अच्छा, पौधे क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, अपने आप में वृद्धि कर रहे हैं, तब क्या, अब बना क्या रहे, पौधे सामान्यतः होते क्या है, उत्पादक होते हैं। ठीक है, CO2 का स्तरीकरण करने के कारण पौधों को कहा क्या जाता है, या तो उत्पादक कहा जाता है या स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो CO2 का स्तरीकरण करने के कारण पौधों को या तो उत्पादक कहा जाता है या स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादक, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ या फिर हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर। क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, स्वपोषी या प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो CO2 का स्तरीकरण करने के कारण पौधों का ये नाम रखा। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह उस एंजाइम का नाम बताइए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हम क्या मान ले, ये क्या मान ले हम कि कोई DNA अणु है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, DNA अणु होता है। अब इसको सेक्शंस में काटने का काम कौन करता है, एक एंजाइम का नाम सुना होगा आपने जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम या फिर प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। तो ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है, अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक होता है एंडो और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है एंडोन्यूक्लियस और उससे थोड़ा कम यूज होता है एक्नो या एक्सोन्यूक्लियस। हिंदी में लिख दो इसको, एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, और ये है एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों ही क्या है, एंजाइम में कौन से हैं, न्यूक्लियस एंजाइम। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है DNA की कैंची कहा जाता है। ये कैंची का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, DNA को खंड खंड में काट देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको वहां पढ़ा चुकी हूँ, जब हम DNA पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि DNA क्या होता है और DNA को, जो DNA है, DNA को कैसे तोड़ा जाता है छोटे छोटे खंडों में। यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए एक XX, ठीक है, और एक XY। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ZZ और ZX का। इस तरह से हमने उदाहरण लिया था जिसमें क्या होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जरा देख लेते हैं कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आओ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ इसलिए मैं इसको लिखने की कोप नहीं करूंगी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, ये देखो, देखो पक्षियों में लिंग निर्धारण, यह पद्धति जो W मादा और Z नर वाली जो पद्धति है ना, उसमें क्या होता है, अब जैसे W मादा लिया हुआ है यहाँ पर, देखो अब क्या होगा। यह पद्धति मछलियों, पक्षियों, सर्पों, कीटों और फ्रेजेरिया नामक पौधों में अपनाई जाती है। इसमें मादा दो प्रकार की युग्मक, आधे 7 गुणसूत्र युक्त और आधे शेष W गुणसूत्र युक्त क्या करती है, उत्पन्न करती है। कौन, गुणसूत्र उत्पन्न करती है। जबकि नर केवल एक प्रकार के, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल। यहाँ पर ह्यूमंस में क्या होगा, ह्यूमंस की अगर बात करें तो फीमेल एक प्रकार के गुणसूत्र उत्पन्न करती है, जबकि जो पक्षी है उसमें क्या होगा, मेल।
ठीक है, तो ह्यूमंस का जो नेचर है वो एकदम से बदल जाएगा। और यहाँ पे जब हम पक्षियों की बात करते हैं बच्चों, तो पक्षियों में देखो जो पेरेंट्स यानी कि जो मेल है, मेल एक ही प्रकार के क्या गुणसूत्र उत्पन्न करता है, जबकि फीमेल जो है वो अलग प्रकार के गुणसूत्र उत्पन्न कर रही है। अब यहाँ देखो होमोगैमेटिक यानी कि जो एक ही प्रकार के गुणसूत्र उत्पन्न करते हैं उनको होमोगैमेटिक, जो अलग प्रकार के गुणसूत्र, और हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, दूसरा यहां से क्योंकि ये तो सिर्फ जेड जेड दे रहा है, ये जेड और डब्लू दोनों दे रही है, यानी कि यहाँ पर एक क्या होगा, एक मेल बनेगा और दूसरी क्या बनेगी, फीमेल। अब इसी को देख सकते हैं हम, है ना, ये डायग्राम याद रखना आप लोग, क्योंकि ये डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्कस करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से बच्चों, है ना। और इसी के साथ ही देखो इस तरह से आप पक्षियों में लिंग निर्धारण को समझ सकते हो। ये मेल है जिसमें एक ही प्रकार के क्रोमोसोम है, ये फीमेल है, फीमेल से दो प्रकार के क्रोमोसोम आए, मेल से एक ही प्रकार के क्रोमोसोम, या फिर हम कहें स्पर्म ऑफ फीमेल से आए दो प्रकार के क्रोमोसोम, जिसमें या फिर एग कह सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल ऑफस्प्रिंग यानी कि जो संतति है वो क्या हो सकती है, तो एक हो सकता है जब हम क्या करेंगे, जेड को जेड से मिलाएंगे तो जेड जेड यानी कि मेल आएगा, जेड को डब्ल्यू से मिलाएंगे तो फीमेल आएगी, फिर जेड को जेड से मिलाएंगे तो मेल आएगा, और जेड को जेड डब्ल्यू से मिलाएंगे तो फीमेल आएगी, यानी कि 50-50% चांसेस होंगे मेल और फीमेल के। क्लियर, ये हो गया पक्षियों में लिंग निर्धारण। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरक्षा क्या होती है। प्रतिरक्षा देखो, प्रतिरक्षा क्या होती है, यहीं पर सॉल्व करा देती हूं। प्रतिरक्षा शरीर में किसी बाह्य प्रतिजन जैसे कौन, जीवाणु, कवक या विषाणु आदि के प्रति रोध की क्षमता, यानी कि कोई बाह्य प्रतिजन या बाह्य विषाणु, जीवाणु या कवक जब शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है ताकि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो यही सुरक्षा प्रदान करने की, इसी सुरक्षा को बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षा, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक्टिव होती है, पैसिव होती है, और कौन सी होती है, नेचुरल होती है और एडेप्टिव होती है। क्लियर, चलो दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैविक अनुक्रिया के तरीकों को ये सही से लिखा नहीं है ना, इसका डायग्राम मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जरा हम देखते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो वो क्लास देख सकते हैं, और जिन्होंने क्लास नहीं देखी हो वो अपनी गलती है ना, उनकी खुद की गलती है। कहाँ गया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, चलो दिखा देती हूँ। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में क्या है, देखो इस तरह का आपको डायग्राम दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम, और ये डायग्राम कहता है कि जो डीएनए है वो क्या है, दो रज्जु को यानी कि दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की हम बात करें तो ए हमेशा टी से जुड़ेगा, जी हमेशा सी से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, सी से, यानी कि एडिनोसिन हमेशा थाइमिन से, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है। दूसरा क्या कहेंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ इसे क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर, इसे क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। और इनमें भी जो रज्जुक होंगे ये क्या है, रज्जुक, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैंड्स कहते हैं। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बच्चों दिया किसने था, वॉटसन। ठीक है, वॉटसन एवं क्रिक ने, किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। देखना चाहो तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। कहाँ से दिखा देती हूँ, गूगल से दिखा देती हूँ। चलो ठीक है, चलो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल,
ये रहा आपका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, इसको आप आराम से देखिए, है ना। यही आपको क्या करना है, डायग्राम में बना के आना है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है। चलो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, है ना। ठीक है, ये रहा, देखो, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आम और आर्किड के पेड़ के बीच पारस्परिक क्या का वर्णन है। आर्किड का पौधा अपरोही होता है, यानी कि एपीफाइट होता है, यानी कि कहाँ, ऊपर की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल, ज्यादातर पौधे ऐसे होते हैं। दिए उदाहरणों में ये आम के पौधों की शाखा पर उग रहा है, जो ऐसा होगा ना, ये आम की पेड़ की शाखा होगी, ये आम का क्या है, पेड़ है, और इसकी कोई एक शाखा होगी, यहाँ पर क्या है, आर्किड का पौधा उगने लगे, ये क्या हो गया, ऑर्किड हो गया, ठीक है। बहुत पसंद होता है लड़कियों को ये, है ना, खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो आर्किड का पौधा क्या है, अपर रोही और स्वपोषी होता है, बिल्कुल अपर रोही यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और क्या होता है, स्वपोषी होता है, बिल्कुल स्वपोषी होता है, और छोटा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनकी हाइग्रोस्पोसी, है ना, हाइग्रोस्कोपी जड़ें वायुमंडल से नमी अवशोषित करती हैं, अतः यह सभोजिता का उदाहरण है, यानी कि ऑर्किड खुद भी खाना खाता है और जो आम है आम को भी खाना देता है, यानी कि आम का पेड़ है और ये दोनों एक दूसरे के क्या, सहभोजिता के संबंध में क्या है, संबंधित है। सहोपकारिता दो जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है लेकिन दूसरे जीव को ना कोई हानि होती है ना कोई लाभ। जैसे कि आम के पेड़ पर क्या उग रहा है, ऑर्किड उग रहा है। आम का पेड़ इतना बड़ा, जरा सा ऑर्किड अगर उग भी गया तो क्या हो जाएगा, ना तो आम के पेड़ को कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर उग रहा है तो आम के पेड़ को कोई क्षति हो रही है, और इसको तो लाभ हो रहा है, ऑर्किड को लाभ हो रहा है कि इसको आवास मिल रहा है और दूसरा इसको भोजन मिल रहा है। लेकिन जो आम है ना तो इसको लाभ हो रहा है ना हानि, क्योंकि ना तो इससे ऑर्किड को क्या, ऑर्किड से किसी प्रकार की इसको परेशानी है और ना ही ऑर्किड इसे भोजन दे रहा है ना आवाज दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो आम और जो ऑर्किड में है वो ऐसा संबंध है कि जिसमें क्या होगा, आम को किसी प्रकार का ना लाभ होगा ना हानि, जबकि ऑर्किड को क्या है, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो यहीं से देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गॉस का स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत क्या है। तो गॉस का स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत कहता है कि समान संसाधनों के लिए स्पर्धा कर रही दो घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रजातियां लंबे अनिश्चित समय तक साथ नहीं रह सकती तथा अंततः क्या, स्पर्धी रूप से कमजोर प्रजाति बहिष्कृत हो जाती है, अर्थात वे स्थायी अस्तित्व तो नहीं दर्शाती। अपने सिद्धांत की पुष्टि करने हेतु जीएफ गॉस ने पैरामीशियम की दो घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रजातियों का उदाहरण दिया। सीधी सी बात है, आपसे अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप पैरामीशियम का उदाहरण दे देंगे कि गॉस ने पैरामीशियम का उदाहरण दिया था। दूसरा क्या है कि उनका सिद्धांत ये कह रहा है कि जैसे एक ए प्रजाति है और एक बी प्रजाति है, अब ये लंबे समय तक इनमें क्या हो रहा है, परस्पर क्या हो रहा है, समान संसाधनों के लिए, यानी कि क्या है, 100 रुपए ही है, क्या है, 100 रुपए ही है, या मैं कह दूं कि क्या है, सिर्फ 1 लीटर दूध है, क्या है, सिर्फ 1 लीटर दूध है, ए को भी चाहिए बी को भी चाहिए, रोज 1 लीटर मिलता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब 1 ही लीटर है तो धीरे धीरे जो क्या होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव होगा, जो कैसा होगा, जो प्रतिस्पर्धी थोड़ा सा बलशाली होगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बलशाली होता जाएगा, धीरे धीरे क्या, अपने आप को आगे बढ़ाता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा। लेकिन जो कमजोर होगा वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगा और लंबे समय तक ये दोनों परस्पर साथ नहीं चल पाएंगे, ये कह रहा है गॉस का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कह रहा है लघु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु जनन। इससे पहले देख लेते हैं और क्वेश्चन, है ना, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, गुणसूत्र और जीन के व्यवहार में तुलना। अब देखो गुणसूत्र और जीन के व्यवहार में भैया क्या तुलना होती है, तो गुणसूत्र क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, जीन भी जोड़ों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं, युग्मक जनन के समय इस प्रकार वे संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक जा पाता है। बिल्कुल, जीन युग्मक जनन के समय वे संयोजित होते हैं, एक जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक का प्रयोग होता है। बिल्कुल, दोनों में से कोई एक जीन या कोई एक गुणसूत्र एक लक्षण की रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, अलग अलग जोड़े एक दूसरे स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, यहां भी सेम है ना। ये है आपका गुणसूत्र और जीन के व्यवहार में तुलना। ठीक है, ये है आपका प्रभाविता का नियम कि जो मेंडल है एक संकर क्रॉस का
प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक समय में एक जीन के दो विकल्पी रूपों की वर्षागति का अध्ययन किया जाता है। एक साथ एक समय में एक जीन के दो विकल्पी रूप, या जिन्हें कहते हैं एलील, क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। एक जीन के दो एलील्स का अध्ययन साथ में कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? एक संकर क्रॉस। यहाँ देखो ये है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक संकर क्रॉस जब एक ही प्रजाति के दो एलील हैं वो क्या कर रहे हैं? साथ में परागण कर रहे हैं। देखो स्वपरागण हुआ। दूसरा क्या हुआ? प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ? द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ? नेक्स्ट आता है मेंडल की प्रभाविता का नियम। तो ये है मेंडल के प्रभाविता का नियम, जो हमें बताता है कि कभी भी जब अगली पीढ़ी आएगी तो कुछ लक्षण प्रभावी होंगे और कुछ लक्षण प्रभावी नहीं होंगे, अप्रभावी होंगे, लेकिन वो उपस्थित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो क्या हो गए, कैसे हो गए, गायब हो गए या फिर वो अनुपस्थित नहीं, वो उपस्थित रहेंगे, लेकिन जो प्रभावी लक्षण है वो अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन हो गए? चलो बच्चों हमारे जरा देख लेते हैं हम कितने क्वेश्चन किए हमने, है ना। शॉर्ट में देखो हमें कौन कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने थे शॉर्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन था शॉर्ट में कि प्रतिरक्षा क्या है। सबसे पहला पक्षियों में लिंग निर्धारण, दूसरा था प्रतिरक्षा, तीसरा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और चौथा है ऑर्किड का। ठीक है, ये रहे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें आपको कितने मार्क्स देगा? जिनमें आपको मिलेंगे 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चले बच्चों, और कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स का आपका टोटल आएगा, यानी कि आपको 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? सॉरी 7 क्वेश्चन आने वाले हैं ना। कितने आने वाले हैं? 7 क्वेश्चन। 7 × 2 = 14 मार्क्स का क्या आने वाला है आपका? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो, तो अभी के लिए हमारा इतना ही। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।